अपन अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एन एलिल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू दिया गया है, फॉर व्हाइट वूल इज डोमिनेंट ओवर एलिल, ये स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है, फॉर ब्लैक वूल। मतलब कैपिटल डब्ल्यू वाला होगा उसमें तो जो वूल बनेगी वो बनेगी व्हाइट वाली, एंड जिसमें स्मॉल डब्ल्यू वाली रिसेसिव एलिल होगी उसमें वूल बनेगी, वो कैसी बनेगी, ब्लैक वाली बनेगी। चलो भैया मैं आगे, नेक्स्ट। इन ए सैंपल ऑफ 900 सीप्स, कितनी सीप का सैंपल है, 900 का, उनमें 891 आर व्हाइट, 891 आर व्हाइट एंड 9, बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 आर ब्लैक, 9 आर ब्लैक। आपको पता है ये बात कि ब्लैक वाला रिसेसिव है, और अगर किसी सीप में वूल जो आ रही है वो ब्लैक आ रही है तो इसका मतलब कौन सी स्टेज में होगा, ब्लैक। रिसेसिव करैक्टर जो है उसके लिए होमोजाइगस रिसेसिव जीन का होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये 9 वैल्यू जो मेरे पास दी गई है ये किसकी दी गई है, WW, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू दी गई है, हाँ कि ना। जबकि ये वाली जो वैल्यू दी गई है इसमें क्या है, इसमें मेरे पास है कैपिटल W एंड कैपिटल W स्मॉल w, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू दी गई है, जिनका दोनों का फिनोटाइप क्या है, सेम है। तो ये वैल्यू कितनी है, 891, और ये वैल्यू कितनी है, 9। तो मैंने कहा कि ये वैल्यू जब अपने पास है WW, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू, तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं Q, तो होमोजाइगस रिसेसिव की को बोलेंगे Q स्क्वायर, क्या बोल देंगे, Q स्क्वायर। तो ये Q स्क्वायर के क्या दिए गए, नंबर। अभी हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास Q स्क्वायर के क्या दे रखा है बेटा, नंबर, और हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वो करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे देखिए थोड़ी देर में। अब इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। मतलब हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है 2pq की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, कैलकुलेट करता हूं। हम बात कर रहे हैं यहां पे वो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा बच्चे। मैंने वहां पे कहा कि यहां पे आपको बोल रखा है नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इज 9। कितने में से है ये, कितने में से है ये 9 जो है मेरे पास, ये कितने में से नंबर आए, ये है 900 में से। कितने में से, 900 में से। तो कहने का मतलब अगर मेरे से कोई पूछे Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना Q स्क्वायर की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मतलब भाई Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वो 1 में से निकालेंगे ना, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी जनरेशन बाय जनरेशन वो कांस्टेंट थी, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1। P प्लस Q बराबर 1, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1। तो मैंने बोला कि 900 में से कितनी है, 9, तो 1 में से कितनी होगी, 1 में से कितनी होगी, 1 में से होगी 9/900। 1 में से कितनी होगी, 9/900, यही तो होगी, हाँ कि ना। कैलकुलेट कर लो। जब 9/900 को कैलकुलेट किया तो मेरे पास 9 1/100, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास होगा 0.01, 0.01, यही तो हुआ। यस, ये 0.01 है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये Q स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है, Q स्क्वायर। मतलब कि 900 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज ब्लैक वूल वाली सीप मिलने के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में वो है 0.01, हाँ कि ना। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1%।
चलो मैं आगे। अब मुझे वैल्यू पता करनी है, ये तो मेरे पास है किसकी, होमोजाइगस रिसेसिव की, दैट इज डब्ल्यू की वैल्यू है। अब मुझे किसकी निकालनी, ओनली डब्ल्यू की, दैट इज मुझे वैल्यू निकालनी है क्यू की। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू का क्या कर दूंगा, अंडर रूट, इसका मैं कर दूंगा अंडर रूट। जब मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू की। तो जब इसका अंडर रूट करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास 0.1। तो जब भी कहे कि बताओ रिसेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो रिसेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1। परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कितने परसेंट हुआ, ये अपने पास हुआ 10%। कितने परसेंट हुआ, 10%। ये अपने पास कितने परसेंट हुआ, ये अपने पास हुआ 1%। कितने परसेंट हुआ भैया, ये अपने पास हुआ 1%। परसेंटेज निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। चले हाँ कि ना। अब मुझे Q की वैल्यू पता चल गई, मुझे काउंट क्या करना था इसमें, 2PQ, यही तो काउंट करना था। तो पहले मुझे किसकी और निकालनी पड़ेगी वैल्यू, Q की। तो देखिए P की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें निकालनी है Q की वैल्यू। तो मैं कह दूं कि हमें एक बात का पता है कि P प्लस Q बराबर क्या होता है, 1। ये बात हमें पता है, हाँ कि ना। जब ये बात हमें पता है तो इस बात के बेसिस पे मैं बोल दूं कि P बराबर 1 माइनस Q। हाँ जी चले, जब P बराबर क्या हुआ, 1 माइनस Q, तो मैं कह दूं P बराबर 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9। P की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.9। तो जब भी कहे बताओ डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं कह दूंगा वो है 0.9। और 0.9 का मतलब कितने परसेंटेज, ये मेरे पास हुई 90%। 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ गए, 90, दैट इज 90%। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, मुझे निकालनी थी वैल्यू, वो निकालनी थी किसकी बच्चे, क्वेश्चन में देखिए 2PQ की, मतलब हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। मुझे क्या करना, कैलकुलेट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस की निकालनी थी तो हेट्रोजाइगस की निकाल लो। हेट्रोजाइगस की क्या होगी, 2PQ। तो 2PQ की वैल्यू 2 इंटू P की वैल्यू है 0.1 इंटू Q की वैल्यू है 0.9। हाँ कि ना। तो 2PQ की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आया ये 0.18, या मैं कह दूं 18%। 100 से मल्टीप्लाई किया तो जब भी बोले कि बताओ हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो आएगी 0.18, या मैं कहूं 18%। मेरी बात क्लियर है, चलूं मैं आगे। हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा प्लीज। ये 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो कर रही है, तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो कर रही है तो हम उसकी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप, किसकी दे रखी है, रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप। जब इसने रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप क्या होना चाहिए, वो तो ये होना चाहिए AA स्मॉल वाला। मतलब ये जो वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू कितनी दी गई है, 0.09। ये 0.09 किसकी है, AA वाले की, और AA वाले के लिए टर्म हुई Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल के किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील। जो डोमिनेंट एलील के लिए होमोजाइगस है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी परसेंटेज निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो निकालनी है पहले P स्क्वायर की वैल्यू और फिर इस P स्क्वायर का क्या निकालना है, परसेंटेज। यही तो सवाल है, हाँ कि ना। करूं मैं कैलकुलेट, देखिएगा बच्चे, हम यहां पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के बारे में। आंसर हम कर रहे हैं 3rd वाले को।
हमने बोला है कि थर्ड वाले में अपने पास गिवन जो है वो गिवन है क्या, वो गिवन है क्यू स्क्वायर की वैल्यू, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 0.09। कितनी गिवन है भैया, वो गिवन है 0.09। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, वो करना है पी स्क्वायर का परसेंटेज, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो करें भैया पर स्टार्ट। देखिएगा बच्चे, हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम क्या निकाल ले, क्यू की वैल्यू निकाल ले, हाँ कि ना। तो हमें पता है कि क्यू की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस जो वैल्यू है इसका अंडरूट करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या काम किया, 0.09 जो था इसका अंडरूट किया। चले भैया, जब 0.09 का अंडरूट किया तो वैल्यू आई अपने पास 0.3। तो कहने का मतलब एक रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0.3, या मैं कह दूं 30%। कोई बात, अगर परसेंटेज निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें परसेंटेज दे रखा है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, हाँ कि ना। तो अभी हमने परसेंटेज लिखा तो फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से, दैट इज 30%। ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, ये वैल्यू मेरे पास आई क्यू की। चलो भैया मैं आगे। अब हमें पता है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू होता है 1। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह पता है। अब मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, पहले P की। अगर मुझे P निकालना है तो मैं कह दूं कि P बराबर 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू, क्यू को इधर ले आया, 1 माइनस क्यू, हाँ कि ना। कर दूं मैं आगे, तो क्या हुआ, P बराबर 1 माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो इस हिसाब से बात करके चलें तो P की वैल्यू कितनी आई, वो आई 0.7। मतलब परसेंटेज कितना हुआ, ये आई फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज हुआ कितना भैया, वो हुआ अपने पास 70%। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस कि नो। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई P की। लेकिन मुझे क्या निकालना है, P स्क्वायर का परसेंटेज। तो पहले डोमिनेंट, मुझे क्या निकालना है, होमोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज निकालना है, हाँ, कि कितने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, यस कि नो। तो मुझे क्या किया, इस P का क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने बोला कि जब भी कोई पूछे कि P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई तो हमने क्या काम किया, 0.7 जो था इसका स्क्वायर कर दिया। जब 0.7 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, इसकी वैल्यू हुई 0.49। 0.49। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं 0.49 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो 100 से। तो वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई बेटा 49%। तो मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 0.49 तो हुई फ्रीक्वेंसी, और परसेंटेज कितना हुआ फ्रीक्वेंसी का, 49% फ्रीक्वेंसी है। चलो मैं आगे। आई होप हार्डी विनवर के क्वेश्चंस आपसे सोल्व होने लग गए होंगे, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलो भैया मैं आगे। कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत, मैं चलूं आगे तो नहीं, तो देखिए आगे। आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने बार बार पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब हम ये बात करते हैं कि यार वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो आप हमें उसे एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करो कि यस नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो हम यही बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सबसे पहला एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हमने बोला बेटा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। चले भैया देखिए,
अब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं एक मोथ का, जिसको अपन बोलते हैं बिस्टन बेटुलेरिया। बेटा मोथ एक इंसेक्ट है। क्या है? एक इंसेक्ट है जो कि ट्रीज पे फीडिंग करता है। किस पे फीडिंग करता है? ट्रीज पे फीडिंग करता है। और ये मोथ है, इस मोथ का ही जूलॉजिकल नेम है, वो है बिस्टन बेटुलेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा? साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में ये जो मोथ है, बिस्टन बेटुलेरिया है, इसके दो वेरिएंट्स थे। कितने वेरिएंट्स थे? इसके टोटल मिला के यहां पे कितने थे? इसके पास टू वेरिएंट्स थे। कितने वेरिएंट्स थे? टू वेरिएंट्स थे। कौन कौन से? एक तो वो वेरिएंट था जिसमें मोथ के विंग का कलर कैसा था? व्हाइट। कैसा कलर था? व्हाइट, जिसको हमने कह दिया व्हाइट विंग्ड मोथ। पहला तो वो जिसके विंग्स का कलर कैसा था? व्हाइट, उनको बोल दिया व्हाइट विंग्ड मोथ। एंड दूसरा वो जिनके विंग्स का कलर था ब्लैक। क्या था? ब्लैक। तो मैंने बोला उनके विंग्स का कलर था ब्लैक, इसलिए हमने उनको कह दिया ब्लैक, या मैं कहूं डार्क विंग्ड मोथ। दूसरा वो था जिनकी विंग का कलर था ब्लैक, इसलिए हमने उनको बोल दिया ब्लैक और डार्क विंग्ड मोथ। अब हमारे सामने सवाल क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा तो वाइल्ड फॉर्म थी एंड कौन सी डोमिनेंट फॉर्म थी। बच्चे जब देखा तो ये देखा कि ये व्हाइट विंग वाली जो मोथ थी ये अपने पास वाइल्ड एंड रिसेसिव फॉर्म थी। कैसी थी? वाइल्ड एंड रिसेसिव फॉर्म थी। जबकि ब्लैक और डार्क विंग वाली जो मोथ थी वो अपने पास म्यूटेंट एंड डोमिनेंट फॉर्म थी। तो कितनी वेरिएंट? दो। पहला व्हाइट विंग वाला, दूसरा ब्लैक और डार्क विंग वाला। व्हाइट विंग वाला जो था वो था वाइल्ड एंड रिसेसिव, एंड ब्लैक और डार्क विंग वाला जो था वो कैसा था? वो था म्यूटेंट एंड डोमिनेंट फॉर्म। चले, अब इनके बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रखना। देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में। कहां बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या हुआ आपको पता है कि अगर हम बात करके चलें ईयर 1850 से पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडस्ट्रीज नहीं थी। कब? 1850 जो था, 1850 में इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ? वो हुआ 1920 में। कब हुआ? 1920 में। तो पहले तो हमने वो एनवायरनमेंट ले लिया जिस टाइम पे इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडस्ट्रीज नहीं थी, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड के बारे में बात किया। जब इंडस्ट्रीज थी ही नहीं इस टाइम पीरियड में, तो मैंने कहा कि ये वो टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री नहीं थी तो बताओ पोल्यूशन कम था कि ज्यादा? पोल्यूशन क्या था? कम। इसलिए मैंने कहा ये मेरे पास पूरा का पूरा कैसा था? ये मेरे पास था अनपोल्यूटेड एरिया। कैसा एरिया था? अनपोल्यूटेड एरिया। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1850 के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1920 जो था उसमें खूब सारी इंडस्ट्रीज लग गई थी। तो 1920 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था तो खूब सारी इंडस्ट्रीज लग गई थी। और आपको पता है कि उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रीज की मशीनरीज को चलाने के लिए एनर्जी के सोर्स की फॉर्म में यूज लिया जाता था। वो क्या लिया जाता था? वो लिया जाता था कोल। क्या यूज लिया जाता था? कोल। कोल जो था उस कोल को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे जिससे उनकी मशीनरी चलती थी। हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि जब यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मैंने बोला कोल बर्न हुआ तो कोल से खूब सारा स्मोक, खूब सारा सूट, कालिख निकली और एनवायरनमेंट में फैल गई। तो बताओ पोल्यूशन घटा के बढ़ा? पोल्यूशन बढ़ा। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो बात है वो अपने पास है पोल्यूटेड एरिया। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का था अनपोल्यूटेड एरिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, याद रखना, ईयर 1920 में जो था वो था पोल्यूटेड एरिया। अब हमने देखा कि अपने पास मोथ की ये दो स्पीसीज है। ये वाली, ये मेरे पास है ब्लैक विंग वाली या डार्क वाली, ये वाली, ये मेरे पास है W4 व्हाइट विंग वाली। यहां पे ये वाली मेरे पास ब्लैक विंग वाली, ये वाली मेरे पास व्हाइट वाली। हाँ कि ना? अब हमने देखा इन मोथ्स की पॉपुलेशन में कैसे चेंज हुआ।
चलो भैया देखिए, याद रखें, अपने पास मौत दो है, एक तो है ब्लैक विंग या डार्क विंग वाली जो कि डोमिनेंट है, म्यूटेंट है। ये है मेरे पास व्हाइट विंग वाली जो कि रिसेसिव है एंड वाइल्ड है। और ये जो बैकग्राउंड में जो ये दिखाई दे रहा है ये है ट्री। मैंने कहा था किस पे फीडिंग करती है? ट्री पे फीडिंग करती है। तो ये मेरे पास है ट्रंक ऑफ ट्री। क्या है बेटा मेरे पास? ये मेरे पास है ट्रंक ऑफ ट्री। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये जो है यहां पे, ये मेरे पास है ट्रंक ऑफ ट्री। किसका ट्रंक हो गया? ट्री का ट्रंक हो गया। अब जब पॉल्यूशन नहीं था तो क्या देखा कि उस अनपॉल्यूटेड एरिया में ये ट्री का जो ट्रंक था इस पे व्हाइट लाइकेन लिपटी हुई थी। क्या लिपटी हुई थी? व्हाइट लाइकेन लिपटी हुई थी। तो जब व्हाइट कलर की लाइकेन इस ट्री के ट्रंक पे लिपटी हुई थी तो बताओ ट्री के ट्रंक का कलर कैसा हो गया? व्हाइट। ट्री के ट्रंक का कलर कैसा हो गया? व्हाइट। तो मैं बोलूं कि ये ट्रंक ऑफ ट्री जो था ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अनपॉल्यूटेड एरिया में किससे कवर्ड था? कवर्ड बाय व्हाइट लाइकेन्स। तो मैंने बोला ये किससे कवर्ड था? ये अपने पास था कवर्ड बाय व्हाइट लाइकेन्स। किससे कवर्ड था बेटा? ये व्हाइट लाइकेन से कवर्ड था। हाँ कि ना? ध्यान रखना, व्हाइट लाइकेन जो होती है ये लाइकेन्स पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पोल्यूशन का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है लाइकेन। मतलब जहां पे भी पोल्यूशन होगा उस पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर किसी एरिया में लाइकेन है तो मतलब वहां पोल्यूशन नहीं है, और जहां पे लाइकेन नहीं है वो पोल्यूटेड एरिया है, वहां पोल्यूशन है। तो मैंने कहा कि जब ट्री पे लाइकेन लिपटी हुई थी व्हाइट कलर की तो उसकी वजह से ये ट्री का ट्रंक जो था ये कैसे कलर का हो गया? ये मेरे पास हो गया व्हाइट कलर का। मैंने बोला ये कैसे कलर का हो गया? ये अपने पास हो गया बेटा, वो अपने पास हो गया व्हाइट कलर का। हाँ कि ना? चलो भैया मैं आगे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमने कहा कि ये डार्क कलर की, ब्लैक कलर की मौत है, ये अपने पास व्हाइट मौत है, और पीछे का बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट। मैंने बोला ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है ये अपने पास कैसा है? ये अपने पास है व्हाइट। ये मेरे पास जो मौत है, ये वाली मौत, ये मेरे पास कैसी है? डार्क मौत, जिसके विंग्स कैसे थे? डार्क। एंड ये मेरे पास जो दूसरी मौत है, ये वाली मौत, मैंने मान लिया ये कौन सी मौत है? ये अपने पास है व्हाइट मौत। ये मेरे पास है व्हाइट मौत। यस कि नो? अब सोचिएगा, अब मान लीजिए ये दोनों की दोनों मौत इस व्हाइट कलर वाले ट्री के ट्रंक पे बैठी हुई है और मैं एक प्रेडेटर हूं, मैं इन मौत की फीडिंग करूंगा। तो अगर मैं देखूंगा तो बताओ मुझे कौन सी मौत क्लियरली अपीयर होगी? क्लियरली अपीयर होगी। तो मैंने कहा कि इस व्हाइट बैकग्राउंड का फायदा किसको मिलेगा? इस व्हाइट वाली मौत को। जैसा बैकग्राउंड वैसा ही कलर इसका, तो ये क्या होगी? इस बैकग्राउंड के पीछे छिप जाएगी कि नहीं छिप जाएगी? इस बैकग्राउंड की वजह से मुझे इस व्हाइट कलर की मौत को देखने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हां कि ना? हां कि ना? तो कहने का मतलब जब कोई प्रीडेटर जो था वो इसको देख ही नहीं पाएगा या इसको देखने में दिक्कत फील करेगा तो क्या वो इसको खा सकता है? इसको किल कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जबकि इस व्हाइट बैकग्राउंड पे ये डार्क कलर की मौत थी, ये दूर से ही उसको अपीयर हो जाएगी। मैंने कहा कि एक प्रीडेटर जो था वो इजीली इसको स्पॉट कर लेगा। हाँ कि ना? जब स्पॉट कर लेगा तो इनकी क्या हो जाएगी? फीडिंग। हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि इस एनवायरनमेंट में दोनों ही मौत है। ये डार्क कलर की जो मौत थी, ये डार्क कलर की मौत है अपने पास लेस एडेप्टेड। कैसी है बेटा? लेस एडेप्टेड। जब ये लेस एडेप्टेड है तो इनको प्रीडेटर जो था वो इजीली स्पॉट करेगा और क्या कर देगा? किल। जब किल कर देगा तो बताओ इनके नंबर घटेंगे कि बढ़ेंगे? इनके नंबर घटेंगे कि बढ़ेंगे? इनके नंबर कम होंगे। तो मैंने कहा कि ये डार्क मौत थी, इनका क्या हुआ? इजीली
स्पॉटेड बाई प्रीडेटर। इजीली किसने स्पॉट कर लिया इनको? प्रीडेटर ने इनको इजीली स्पॉट कर लिया। जब इजीली स्पॉट कर लिया तो मैंने कहा कि प्रीडेटर ने स्पॉट किया तो प्रीडेटर इनको लगातार किल करने लगे। इस वजह से इनके नंबर जो थे वो नंबर लगातार क्या होने लगे? कम। हाँ कि ना? जबकि इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड का फायदा किसको मिला? व्हाइट वाली मौत को। किसको मिला? व्हाइट वाली मौत जो थी, इसको इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड का फायदा मिला और ये बैकग्राउंड की वजह से क्या हो गई? हाइड हो गई। हाँ कि ना? किसमें? बैकग्राउंड में हाइड हो गई। और बैकग्राउंड में हाइड होने को अपने बोल दिया क्या? कैमोफ्लेज। तो मैंने बोला कि ये व्हाइट वाली जो थी ये कैसी थी बेटा? ये अपने पास मोर एडेप्टेड। जब ये मोर एडेप्टेड थी तो इनका क्या हुआ? ये हुई कैमोफ्लेज। ये कैमोफ्लेज हुई किसमें हुई? किसके पीछे छिप गई? व्हाइट कलर के बैकग्राउंड की वजह से ये इजीली स्पॉट नहीं हुई। जब इस इजीली स्पॉट नहीं हुई तो मैंने बोला ये क्या हुई? सरवाइव। ये क्या करी? सरवाइव। और ये सरवाइव की तो इनके नंबर जो थे वो नंबर बहुत ज्यादा क्या हो गए? इंक्रीज। बहुत ज्यादा क्या हो गए? नंबर इंक्रीज। हाँ कि ना? तो सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा कि बताओ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1950 कौन सी टाइप की मौत जो थी, कौन सी टाइप की मौत जो थी उसके नंबर ज्यादा थे? कौन सी मौत के ज्यादा थे? व्हाइट मौत के ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उस हैबिटेट के लिए मोस्ट अडेप्टेड जो मौत थी वो कौन सी वाली मौत थी? व्हाइट कलर वाली मौत थी। कौन सी मौत थी? व्हाइट कलर वाली मौत थी। ये मोस्ट अडेप्टेड थी। क्यों? क्योंकि इसका भी कलर व्हाइट और बैकग्राउंड का भी कलर व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर जो था उसकी वजह से ये क्या हो गई? कैमोफ्लेज हो गई। और मतलब ये उस व्हाइट बैकग्राउंड में हाइड हो गई, जिससे प्रीडेटर जो था वो इजीली इनको स्पॉट नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो इनकी डेथ रेट थी, वो डेथ रेट थी बहुत कम। जबकि डार्क वाली ब्लैक मौत जो थी उनको प्रीडेटर ने इजीली स्पॉट किया और बहुत तेजी से किल किया। मतलब इनकी डेथ रेट थी बहुत ज्यादा, इसलिए नंबर हो गए बहुत कम। चलो भैया मैं आगे। हाँ कि ना? अब हमने कहा कि यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो किसका यूज किया उन्होंने? मैंने बोला कि उन्होंने यूज किया, वो यूज किया कोल को यूज किया। किसके लिए? एनर्जी के सोर्स के लिए। और जब कोल बर्न हुआ तो बहुत सारे अमाउंट में स्मोक एंड सूट, जो कालिख जिसको बोलते हैं, वो इन ट्री पे डिपॉजिट होने लगी। कहां पे डिपॉजिट होने लगी? ट्री पे। क्या डिपॉजिट होने लगा? ट्री पे डिपॉजिट होने लगा सूट एंड स्मोक। सूट एंड स्मोक। जब सूट एंड स्मोक ट्री पे डिपॉजिट होने लगा तो मैंने पहली बात कही, जब सूट एंड स्मोक निकला तो ये एरिया जो नॉन पॉल्यूटेड था, ये एरिया कैसे एरिया में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया पॉल्यूटेड एरिया में। एंड ट्री के ट्रंक पे सूट एंड स्मोक डिपॉजिट हो गया तो ट्रंक का कलर जो पहले लाइकेन की वजह से कैसा था? व्हाइट। अब वो कैसा हो जाएगा? डार्क। क्यों? बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि यहां पे पॉल्यूटेड एरिया हुआ। किसकी वजह से? कोल यूज हुआ। जब कोल यूज हुआ तो कोल यूज होने की वजह से बहुत सारा स्मोक एंड सूट रिलीज हुआ, जिससे एरिया कैसा हो गया? पॉल्यूटेड एरिया हो गया। और ध्यान रखना, मैंने अभी बोला था कि लाइकेन्स पॉल्यूशन की बहुत बड़ी इंडिकेटर है। पॉल्यूटेड एरिया रहेगा उसमें लाइकेन्स क्या होगी? एब्सेंट। मतलब जब एरिया पॉल्यूटेड में कन्वर्ट हुआ तो लाइकेन्स क्या हो गई? डिसअपियर। लाइकेन्स जो थी वो क्या हो गई बेटा? डिसअपियर। अब जो ट्री था उसके ट्रंक पे लाइकेन प्रेजेंट नहीं है, लाइकेन तो गायब होगी। लेकिन ये देखिए यहां पे तो ये व्हाइट कलर का था, ये कैसा है? डार्क कलर का। डार्क कलर का क्यों है? क्योंकि ट्री का ये जो सूट है, इस सूट पे अब क्या डिपॉजिटेड हो गया? स्मोक एंड सूट। ये लीजिए, स्मोक एंड सूट डिपॉजिटेड ऑन ट्री ट्रंक। ट्री के ट्रंक पे क्या डिपॉजिट हो गया?
स्मोक एंड सूट। जब स्मोक एंड सूट ट्री के ट्रंक पे डिपॉजिट हो गया तो उसकी वजह से ट्रंक कैसे बैग कलर का हो गया? डार्क कलर। ये हो गया डार्क कलर का या ब्लैक कलर का हो गया, हाँ कि ना? अब कंडीशन देखना, मैंने कहा कि इसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड अपने पास है डार्क। कैसा है? डार्क। अब बैकग्राउंड डार्क होगा, जगह सेम है, एक ही जगह, एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो क्या हुआ? पहले था व्हाइट बैकग्राउंड लाइकिन की वजह से, अब कैसा होगा? डार्क बैकग्राउंड। अब बताइए इस डार्क बैकग्राउंड में जो कैमोफ्लेज होगा वो किसका होगा? उसका होगा जिसका कलर कैसा है? डार्क। व्हाइट वाली जो मेरे पास मौत थी वो तो इजीली अपीयर होगी, हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि अब ये एनवायरमेंट ऐसा आ गया, अब ये एनवायरमेंट ऐसा आ गया जिसमें ये जो डार्क वाली है, ये डार्क वाली है, ये अपने पास है बेटर अडेप्टेड। जब ये बेटर अडेप्टेड है तो ये क्या होगी? इस बैकग्राउंड में हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी। मतलब इसका क्या हुआ? कैमोफ्लेज हुआ। जब इसका कैमोफ्लेज हुआ तो मैंने कहा कि डार्क वाली क्या करेगी? सरवाइव। जब ये डार्क वाली सरवाइव करेगी तो इन डार्क वाली के नंबर जो होंगे वो नंबर क्या होंगे? इंक्रीज। नंबर क्या होंगे? इंक्रीज। बट ये जो व्हाइट वाली मौत है, ये जो अपने पास ये जो व्हाइट वाली मौत है, ये व्हाइट वाली मौत जो है, ये व्हाइट मौत, ये मेरे पास है व्हाइट मौत। बेटा इस डार्क बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर की मौत जो थी ये प्रीडेटर को इजीली दिखाई देगी। जब प्रीडेटर को इजीली दिखाई देगी तो प्रीडेटर क्या काम करेगा? इन पे अटैक करेगा, इनको किल करेगा और इनकी फीडिंग करेगा, हाँ कि ना? जब इनको किल करेगा, क्यों किल किया? क्योंकि ये कैसी है? लेस अडेप्टेड। मैंने कहा ये अपने पास जो है ये कैसी है? ये मेरे पास है लेस अडेप्टेड। ये लेस अडेप्टेड है, तो जब लेस अडेप्टेड है तो इनको प्रेडेटर क्या करेगा? किल करेगा। क्यों? क्योंकि ये इजीली स्पॉटेड होगी। तो मैंने कहा कि यहां पे व्हाइट वाली मौत है, इनका क्या हुआ? इजीली स्पॉटेड बाय प्रीडेटर्स, इजीली स्पॉटेड बाय प्रीडेटर्स। जब प्रीडेटर ने इसको इजीली स्पॉट किया तो प्रीडेटर ने बहुत तेजी से क्या किया? इनको किल, और किल किया तो इनके नंबर क्या हो गए? बहुत तेजी से कम हो गए, हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि ये नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है? कि जब एनवायरनमेंट जो था वो अनपोल्यूटेड था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस टाइम पे तो डार्क वाली मौत को किल किया था, उनके नंबर थे बहुत कम, लेकिन व्हाइट वाली मौत के नंबर थे बहुत ज्यादा। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब उसी जगह का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया, तो उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ये जो डार्क वाली मौत थी इनके नंबर तो बढ़ गए और व्हाइट वाली के घट गए। मतलब अगर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को कंपैरिजन करें तो रिजल्ट एकदम क्या हो गया? रिवर्स, एकदम उल्टा रिजल्ट हो गया। यहां ब्लैक कम, यहां ब्लैक ज्यादा, यहां व्हाइट वाली ज्यादा या व्हाइट वाली कम, तो रिजल्ट एकदम क्या हो गया? रिवर्स रिजल्ट हो गया, हाँ कि ना? चले, अब सवाल था सर अगर हम प्रेजेंट एनवायरनमेंट में देखें तो बताओ प्रेजेंट एनवायरनमेंट में क्या होगा? बेटा प्रेजेंट में वहां क्या है? प्रेजेंट में कोल जो है उस कोल को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। अब इंडस्ट्रीज की जो मशीनरी है वो सारी की सारी किससे चलती है? लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो उनसे जो अपने पास निकल रहा था दैट इज स्मोक एंड सूट, वो अब नहीं निकल रहा। जब स्मोक एंड सूट नहीं निकल रहा है तो धीरे धीरे पोल्यूशन क्या होता गया? कम। और अगर मैं बात करूं यहां पे तो 1959 में हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना शुरू कर दिया था। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो स्मोक एंड सूट का निकलना क्या हुआ? कम। मतलब पोल्यूशन क्या हुआ? कम। तो धीरे धीरे पोल्यूशन कम होता गया और एरिया कैसा होता गया? दोबारा से नॉन अनपोल्यूटेड एरिया।
हाँ कि ना? तो कहने का मतलब अगर करंट में इंग्लैंड में उस जगह पे जाके देखोगे तो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कब थे, 1950, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन थे। मतलब प्रेजेंट में वहां पे डोमिनेंट होगी, ज्यादा नंबर होंगे, वो किसके होंगे? व्हाइट मोथ के। किसके नंबर ज्यादा होंगे? व्हाइट मोथ जो है उनके नंबर होंगे ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? अब इस स्टडी से क्या कंक्लूजन निकला? इस स्टडी से कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है? अपने पास एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अपने पास एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। इस मिक्स्ड पॉपुलेशन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने पास है बेटर एडेप्टेड, एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अपने पास है बेटा लेस एडेप्टेड। दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो है लेस एडेप्टेड। तो हुआ क्या? हमने देखा कि जो बेटर एडेप्टेड था उसने रिप्रोडक्शन किया और उस हैबिटेट में उसके नंबर जो थे वो नंबर थे बहुत बहुत ज्यादा, जबकि जो लेस एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म था उस लेस एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर ने इजीली स्पॉट किया एंड उन्हें किल किया, इसलिए उस एनवायरनमेंट में उसके नंबर जो थे वो नंबर थे बहुत बहुत कम। हां कि ना? कहने का मतलब यह आप देख सकते हो यहां पे भी डार्क मोथ के नंबर मैंने क्या लिखा? डिक्रीज हुए हैं। यहां पे लिखा है व्हाइट मोथ के नंबर इंक्रीज हुए हैं। यहां पे लिखा है व्हाइट वाली जो है उसके नंबर डिक्रीज हुए हैं और डार्क के इंक्रीज हुए हैं। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं लिखा कि वो कंप्लीटली खत्म हो गई। तो ध्यान रखना कि किसी भी मिक्स्ड पॉपुलेशन में सरवाइव तो दोनों की दोनों ही करेंगे, लेस एडेप्टेड भी करेंगे, मोर एडेप्टेड भी करेंगे, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? जो मोर एडेप्टेड बेटर एडेप्टेड है उनके नंबर होंगे ज्यादा और लेस एडेप्टेड के होंगे कम। कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होगा। तो मैंने बोला कि नो वेरिएंट इज completely wiped out. नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। यही रिजल्ट है। ध्यान रखना कि एक मिक्स पॉपुलेशन में बेटर एडेप्टेड के नंबर होंगे ज्यादा, लेस एडेप्टेड के नंबर होंगे कम। कोई सा भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होगा, बस फर्क किस पे पड़ेगा? उनके नंबर पे। यही मेरे पास रिजल्ट था इस इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। इस इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के अपने पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे बात करके चले, माइक्रोब्स में ड्रग का रेजिस्टेंस होना, हमारी बॉडी में ड्रग का रेजिस्टेंस होना, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होना, सिकल सेल एनीमिया जो है उस सिकल सेल एनीमिया की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया का रेजिस्टेंस होना। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के केस में आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होते हैं उनमें ये होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन, एचबीए, एचबीएस। तो इस एबनॉर्मल आरबीसी में मलेरिया पैरासाइट सरवाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे मेरे पास कैरियर ह्यूमन बीइंग जिनमें आरबीसी में इस टाइप का हीमोग्लोबिन होता है वो उस रीजन में बेटर सरवाइव कर पाते हैं, बेटर एडेप्टेड है जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, लाइक साउथ अफ्रीका में। चले नेक्स्ट, इंसेक्ट्स में इंसेक्टिसाइड और डीडीटी पाउडर का रेजिस्टेंस। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे अपने पास नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है। चलें, तो बेटा यहां पे हमने जो बात की है वो आपके सामने नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स तक के बारे में बात कर रही है। इससे आगे की बात हम करेंगे। बच्चे हम बात यही कर रहे हैं कि हमने इस इवोल्यूशन को स्टोचास्टिक प्रोसेस क्यों बोला, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक बेटा हम लोगों ने जो बात की है वो बात ये की है कि हमारे में नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जांपल था कि ऑर्गेनिज्म में ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और अपने पास इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये सारी की सारी चीजें किसके एग्जांपल है? ये सारे के सारे नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल है। हाँ कि ना? अब ध्यान से सुनिएगा,
यार किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेडिसिन का, किसी ड्रग का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो कब डेवलप हुआ होगा? कि हमने उसे बहुत ज्यादा ड्रग दी होगी जिससे धीरे 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 उनमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होके ऐसी जीन बन गई, जो जीन जो है वो जीन ऐसी प्रोटीन बनाएगी कि वो प्रोटीन इस ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। हां कि ना? खत्म कर देगी। यस कि नो? नेक्स्ट, दूसरे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होगा और ऐसी जीन डेवलप हो जाएगी जो क्या होगी? उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करेगी, मतलब एंटीबायोटिक के इफेक्ट को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। इसलिए उनमें क्या डेवलप हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड, अगर हम ज्यादा हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे, जैसे वीड्स वगैरह को हटाने में क्रॉप्स के बीच से हार्बिसाइड का यूज करते हैं, तो धीरे धीरे जो वीड्स हैं उनमें उस हार्बिसाइड के अगेंस्ट क्या डेवलप हो जाता है? रेजिस्टेंस। क्यों? पक्का उनकी बॉडी में ऐसी जीन बन गई जो कि उस हार्बिसाइड के इफेक्ट को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। चले भैया, अगर हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, तो वो उनका लगातार यूज की वजह से जो इंसेक्ट्स थे उन इंसेक्ट्स में उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और रेजिस्टेंस डेवलप कब होगा? जब उनमें म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन होकर ऐसी जीन बनेगी जो ऐसी प्रोटीन बना दे जो कि उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के इफेक्ट को क्या कर दे? खत्म कर दे। चले, इसी तरह इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इसमें क्या हुआ? इसमें हमने इंडस्ट्री लगाई, पॉल्यूशन किया, जिसकी वजह से पेपर मोथ की पॉपुलेशन जो थी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटी करी किसने? क्या ये नेचर में अपने आप हुई थी कि एंटीबायोटिक किसी आदमी को दी या ड्रग्स दी या हर्बिसाइड यूज किया या इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हुआ? क्या ये अपने आप हुआ था? नहीं, ये सारे के सारे वो काम थे जो ह्यूमन बीइंग ने किए। जो किसने किए? ह्यूमन बीइंग ने। ये ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा डीडीटी पाउडर छिड़का जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ज्यादा एंटीबायोटिक ली, ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ज्यादा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का यूज किया, ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज किसकी एक्टिविटी थी? ये ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी थी। तो मैंने यही कहा कि अगर किसी में भी ड्रग का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म हुआ है, ये सब किसके काम का रिजल्ट था? ये सब ह्यूमन बीइंग के किए हुए कर्मों का रिजल्ट था। तो मैंने कहा कि ये सारे के सारे किस टाइप के एग्जाम्पल है? तो एनसीईआरटी लिखा है कि ये एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन का, आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन का। चले भैया, अब सवाल था कि सर इस आर्थ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? बेटा, इस आर्थ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब होता है एक्शंस बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये किसकी एक्टिविटीज थी? ये एक्टिविटीज थी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी थी? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या था? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उस नेचुरल सिलेक्शन का क्या है? ये एग्जाम्पल। चले भैया, तो जब भी बोले कि ये सारे के सारे किसके रिजल्ट है, तो मैं कहूंगा दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन, और आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे किसके रिजल्ट थे? ये अपने पास एग्जांपल है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ किसकी वजह से? जब ह्यूमन बीइंग ने उस हैबिटेट में कुछ इंटरफेयर किया, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। उसने डीडीटी पाउडर छिड़का, हर्बिसाइड छिड़का, पेस्टिसाइड छिड़का, इंडस्ट्रीज लगाई, जिस वजह से एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। और फिर एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद नेचर ने सिलेक्शन किया। किसने सिलेक्शन किया? ध्यान रखना, ये सिलेक्शन ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया। सिलेक्शन किसने किया? नेचर ने किया। तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने इस एनवायरनमेंट में तो चेंज कर दिया, ये तो ह्यूमन बीइंग की मर्जी थी, लेकिन
ह्यूमन बीइंग के पास सिलेक्शन के राइट नहीं थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में जिंदा रहेगा और कौन सा मरेगा। ये ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं था। ये किसके हाथ में था? ये था नेचर के हाथ में। नेचर डिसाइड करेगी कि कौन इस बदले हुए एनवायरनमेंट में रहने के लिए सुटेबल है, किसके पास फेवरेबल एडेप्टेशन है, किसके पास फेवरेबल एडेप्टेशन नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये नेचर डिसाइड करेगी। इसलिए मैंने कहा ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। और ध्यान रखना, जब भी नेचुरल सिलेक्शन ह्यूमन एक्शन के थ्रू होगा, ये एक फास्ट प्रोसेस है। मतलब जो टाइम नॉर्मली मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हो रहा था, उस काम को करने में यहां 100 और मैं कहूं थाउजेंड्स ऑफ ईयर ही लगेंगे। तो कहने का मतलब कि ये इवोल्यूशन का कैसा प्रोसेस था? ये एक फास्ट इवोल्यूशन का प्रोसेस था, जो किसकी एक्टिविटी की वजह से हुआ? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से हुआ। किसकी एक्टिविटी की वजह से हुआ? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से हुआ। चलो भैया मैं आगे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई कल्चर मीडियम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कोई कल्चर मीडियम है और हम ह्यूमन बीइंग ने इस कल्चर मीडियम में मिला दी बेटा एंटीबायोटिक। हमने इस कल्चर मीडियम में मिला दी एंटीबायोटिक और इस कल्चर मीडियम में खूब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये लीजिए, ये खूब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने कहा कि मैंने एंटीबायोटिक मिला दी, चले। अब हम लगातार एंटीबायोटिक मिलाते जा रहे हैं। अब बताओ हम एंटीबायोटिक क्यों मिला रहे हैं? हम तो एंटीबायोटिक इसलिए मिला रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो थे, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाए। इस एंटीबायोटिक की वजह से ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। यही तो हमारा रिजल्ट है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रिजल्ट ऐसा आए, हाँ कि ना। इसीलिए हमने लगातार क्या यूज की? एंटीबायोटिक। लेकिन जब बहुत लंबे टाइम के बाद हमने देखा, तो क्या देखा कि इस पॉपुलेशन के मोस्टली ऑर्गेनिज्म की तो डेथ हो गई, लेकिन ये जो ब्लू सर्कल में ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये क्या कर गए? सरवाइव कर गए। क्या कर गए? सरवाइव। मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म तो क्या हो गए? किल। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर गए? सरवाइव। हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखना। तो पहली बात कि ये जो एनवायरनमेंट जो था, जो पहले नॉर्मल एनवायरनमेंट था, उसे एंटीबायोटिक डाल के हमने बदला। तो इसलिए कैसी एक्टिविटी हुई है? ये ह्यूमन एक्शन हुई, आर्थ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हुई, हाँ कि ना। अब इस आर्थ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में क्या हुआ कि बदले हुए एनवायरनमेंट में केवल वो ही रहेगा जो क्या डेवलप कर लेगा? जो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक जीन बना लेगा और उस जीन में रेजिस्टेंस होगा। किसके अगेंस्ट? इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। वो तो सरवाइव करेगा, बाकी सबकी क्या हो जाएगी? डेथ। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि ये एंटीबायोटिक डालने के बाद कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी क्या हो गई? डेथ, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो क्या किए? सरवाइव। यस कि नो? बहुत ध्यान से देखना। हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट की वजह से, हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलो मैं आगे। क्या हमने जो चाहा वही रिजल्ट आया? नहीं, हमने चाहा वो रिजल्ट नहीं आया। वो हमने तो ये चाहा था सभी मर जाए, लेकिन सारे नहीं मरे। कुछ तो मर गए और कुछ क्या रहे? अलाइव रहे, सरवाइव किए। तो कहने का मतलब मैं ये बोल दूं कि ये इवोल्यूशन हुआ है, ये बेशक ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट से हुआ हो, आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहेगा? वो रिजल्ट ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है। मतलब ह्यूमन बीइंग को नेचुरल सिलेक्शन का राइट नहीं है, और ना ही इसके रिजल्ट वैसे आए जैसा ह्यूमन बीइंग चाहता था। ह्यूमन बीइंग क्या चाहता था? ह्यूमन बीइंग ये चाहता था कि सारे ऑर्गेनिज्म इस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाए, सरवाइव नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब यहां पे रिजल्ट ह्यूमन बीइंग के हिसाब से नहीं आया। तब मैंने कहा कि क्या हुआ कि ये था। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या कि इस स्टडी से मुझे क्या पता चला? इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है, डिटरमाइन वो होता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता हो, जिसका रिजल्ट पहले से
फिक्स हो कि क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिज्म। अगर ह्यूमन बीइंग लगातार एंटीबायोटिक का यूज कर रहा था तो वो क्या सोच के लगातार यूज कर रहा था कि धीरे धीरे ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे, ये इस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाएंगे। मतलब लास्ट में कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। मेरी बात क्लियर है? ये उसने डिटरमाइन किया था, लेकिन जैसा उसने सोचा था कि ऐसा फ्यूचर में होगा, क्या वैसा हुआ? नहीं, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अगर वैसा होता तो यूज करते करते धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाने चाहिए थे, मर जाने चाहिए थे। लेकिन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस इस बात को शो करती है कि इवोल्यूशन का रिजल्ट पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि आगे क्या बनेगा। मतलब ए से जो कोई बी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो बी ऑर्गेनिज्म इस ए वाले ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस होगा कि प्रिमिटिव टाइप का होगा। मतलब ए से जब कोई बी ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो बी वाला ऑर्गेनिज्म ए से मोर डेवलप्ड होगा कि लेस डेवलप्ड होगा, ये बात पहले से फिक्स नहीं होती। तो इस चीज के बेसिस पे हमने कहा कि इवोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है। वो क्या होता है? डायरेक्शन लेस। कभी भी फिक्स नहीं होता कि आगे जो होगा वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा कि घटता हुआ जाएगा, ये पहले फिक्स नहीं होता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस पहले से डिसाइडेड नहीं है। इस चीज के बेसिस पे हमने कहा कि इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्शन लेस है एंड इनडिटरमाइन है। एंड कैसा है बेटा? इनडिटरमाइन है, पहले से फ्यूचर फिक्स नहीं है। हाँ कि ना? अब मैंने कहा कि जब वो डायरेक्शन लेस है, इनडिटरमाइन है, तो मैं सीधा कह दूं कि इवोल्यूशन तो रैंडम है। कैसा है बेटा? इवोल्यूशन तो रैंडम है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये कोई ए ऑर्गेनिज्म था, इस ए ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुआ बी ऑर्गेनिज्म। तो ये बी ऑर्गेनिज्म है, ये ए वाले ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस भी हो सकता है, और हो सकता है ये बी वाला ऑर्गेनिज्म ए वाले से लेस डेवलप्ड भी हो, मतलब प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस हुआ मेरे पास? ये एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है। मतलब कैसा है? रैंडम प्रोसेस है। इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ए से जो बी ना, उस बी का फ्यूचर पहले से डिसाइडेड नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि बी वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ज्यादा डेवलप्ड होगा कि कम डेवलप्ड होगा, वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा एडेप्टेड है कि कम एडेप्टेड है, ये पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड दो चीज करेगी। क्या करेगा? कि ए से बी ऑर्गेनिज्म बना, ए से कोई बी ऑर्गेनिज्म बना, तो हमने कहा कि ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला तो ये एक चीज रहेगी कि जिस एनवायरनमेंट में ये बी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो, और वो चेंज ऐसा चेंज हो जैसा बी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एडेप्टेशन है, या जैसा बी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज है, उसी रेस्पेक्ट का चेंज एनवायरनमेंट में हो। पहली बात। दूसरा, हमने कहा कि एनवायरनमेंट बदल गया, तो दूसरा एक चेंज था। वो चेंज क्या था? कि अगर ये बी ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रहना चाहता है तो इसमें भी म्यूटेशन कुछ ऐसा हो ताकि बॉडी में ऐसे एडेप्टेशन डेवलप हो कि वो नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन एक रैंडम, एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है, जो किस पे बेस्ड है? वो चांस पे बेस्ड है। क्या है भैया? चांस पे बेस्ड है। ये तो एक बहुत बड़ा चांस है, ये एक इत्तेफाक होगा कि एनवायरनमेंट भी वैसा ही है जैसा ऑर्गेनिज्म में नया करैक्टर डेवलप हो रहा है। ये तो संयोग है, एक कोइंसिडेंस है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा कि बी वाला ऑर्गेनिज्म उस नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा एडेप्टेड है, ज्यादा सुटेबल है, इसलिए वो सर्वाइव करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि दोनों चीजें एक जैसी हो जाए, एनवायरनमेंट में भी चेंज भी हो जाए और जैसा चेंज हुआ उसी तरह के ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन भी डेवलप हो जाए, अगर ये कोइंसिडेंस नहीं हो पाया, ये चांस नहीं हो पाया दोनों का सेम, तो बी वाला ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए हमने बोला कि इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है जो कि किस पे बेस्ड है? चांस पे बेस्ड है। चांस पे बेस्ड है किस चीज पे? कि एनवायरनमेंट में चेंज कैसा हो रहा है, इसका चांस, एंड दूसरा कि उस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कैसा हो रहा है, इसका चांस इस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ कि ना? इसीलिए पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक, दैट इज रैंडम
प्रोसेस है जो किस चीज पे बेस्ड है, वो चांस पे बेस्ड है। और इवोल्यूशन कैसा होता है, इवोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है एंड अनडिटरमाइंड होता है। मतलब उसका फ्यूचर की नया ऑर्गेनिज्म कैसा होगा वो पहले से फिक्स नहीं होता। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलूं मैं आगे। पहले लेक्चर में जो बात पढ़ी थी वो क्लियर है, क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये सारे जो इवोल्यूशन हो रहे हैं ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन। किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी जिसको बोलते हैं आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन, उसकी वजह से हुआ। और आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन में इन सारे केसेस में सिलेक्शन का राइट कि कौन जीवित रहेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ये ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं होता। और ना ही ह्यूमन बीइंग को रिजल्ट वो मिले जैसा वो चाहता था। वो क्या चाहता था कि एंटीबायोटिक से सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब इस पूरे के पूरे प्रोसेस का रिजल्ट जो था वो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग नहीं था। चलो भाई मैं आगे, क्लियर है, आगे देखिए तो प्लीज। अब अगली बात हम करते हैं, वो अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, ये नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का होता है। करे भैया बात, देखिए सबसे पहला है मेरे पास, वो सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। बच्चा स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन होता है जो कि एक स्टेबल, एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में होता है। मतलब कैसे एनवायरनमेंट में हुआ, ये एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में होने वाले नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। हमने एक आइडियल कर्व मान लिया, ये मेरे पास एक आइडियल कर्व है। क्या है बेटा, एक आइडियल कर्व है, मैंने मान लिया। चले, इस आइडियल कर्व में मैंने मान लिया कि इस आइडियल कर्व को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये जो पहला पार्ट है, ये वाला पहला पार्ट जो मैंने इस ग्रीन से लाइन किया है, ये पहला पार्ट वो था जिसमें साइज जो था, वो साइज क्या था बेटा, वो साइज जो था मेरे पास, वो साइज था बहुत छोटा। मान लीजिए इसमें मैंने मान लिया साइज क्या था, बहुत छोटा। ये जो अपने पास बीच वाला है, इसमें मैंने मान लिया कि साइज जो है वो मेरे पास है एवरेज साइज। वो कैसा साइज है, एवरेज साइज। एंड तीसरा जो मेरे पास है, वो तीसरा वो है जिसमें हमने मान लिया कि यहां पे साइज जो है वो साइज है बहुत बड़ा। साइज कैसा है, साइज है अपने पास बहुत बड़ा। चलो मैं आगे। तो कहने का मतलब कि हमने क्या काम किया कि यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है और यहां पे उनके साइज के बारे में बात की है कि कौन से इंडिविजुअल के नंबर ज्यादा हैं और कौन से के कम हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमने एक आइडियल कर्व बना लिया जो कि साइज के बेसिस पे बना लिया। किसके बेसिस पे बना लिया, साइज के बेसिस पे, या मैं कहूं बॉडी के वेट के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, या मैं बात करके चलूं वेट के बेसिस पे कि ये वेट है बहुत कम, यहां पे मेरे पास है एवरेज वेट, यहां पे वेट है वो वेट है बहुत ज्यादा, या मैं कहूं वेट के बेसिस पे एक आइडियल कर्व हमने बना लिया। ये लीजिए साहब, ये हमारे पास एक आइडियल कर्व है। अब हमने क्या कहा, याद करो, इस आइडियल कर्व में ये दिखा रखा है कि जिनकी बॉडी का साइज एवरेज है या जिनकी बॉडी का वेट एवरेज है, वो इंडिविजुअल्स जो है वो इंडिविजुअल्स के नंबर सबसे ज्यादा है। मतलब यही तो बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है। क्या लिख रखा है, इसने ये लिख रखा है कि मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। कि ये एनवायरनमेंट कैसा है, ये एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें मीडियम बॉडी साइज वाले या मीडियम बॉडी वेट वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। और जिनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी उनके नंबर क्या होंगे, बहुत ज्यादा। और जिनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी उनके नंबर क्या होंगे, बहुत कम। कोई भी वेरिएंट जो है वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता। यही तो कंक्लूजन निकाला था इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा फेवरेबल किसके लिए, एवरेज साइज और एवरेज बॉडी वेट के लिए, इसलिए इनके नंबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा। जबकि स्मॉल साइज एंड स्मॉल बॉडी वेट के ऑर्गेनिज्म कम है, इनके लिए फेवरेट ज्यादा, बॉडी साइज बड़ा एंड बॉडी वेट ज्यादा,
उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो इन दोनों के ही नंबर क्या है बेटा, कम। सबसे ज्यादा नंबर किसके, एवरेज बॉडी साइज वाले इंडिविजुअल के, हाँ कि ना। अब ये कह रहा है कि ये एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, ये एनवायरनमेंट ऐसा कैसा ही रहेगा, इस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब सोचो, जब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्शन करके उन ऑर्गेनिज्म के नंबर तो लगातार बढ़ते रहेंगे जो एनवायरनमेंट के सबसे ज्यादा अडेप्टेड हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स के नंबर धीरे 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 और कम होते रहेंगे। यस कि नो। तो कहने का मतलब ये एनवायरनमेंट जो है ये सबसे फेवरेबल किसके लिए, एवरेज बॉडी साइज वालों के लिए। तो एवरेज बॉडी साइज वाले लगातार रिप्रोडक्शन करते रहेंगे और इनके नंबर क्या होते रहेंगे, लगातार इंक्रीज। जबकि ये स्मॉल बॉडी साइज वाले एंड ये लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म है, इनके नंबर धीरे 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 और कम होते रहेंगे। मतलब ये जो गैप जो था, जो इतना बड़ा था, ये दोनों का ये क्या होता रहेगा, छोटा, और ये जो नंबर थे ये और बढ़ते रहेंगे, तो ये पीक और क्या चला जाएगा, ऊंचा, हाँ कि ना। तो अपने पास यहां पे इस कर्व से मैच कीजिए। इस कर्व में ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक है, जबकि इसमें पूरी की पूरी डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक है। मतलब इसके कंपैरिजन में उसमें कम जगह है। देख लीजिए, ये मेरे पास वो है जिनकी बॉडी का साइज क्या है या बॉडी वेट क्या है, जिनकी बॉडी का वेट जो है वो बॉडी का वेट है बहुत कम। ये वो है जिनकी बॉडी का वेट जो है वेट है बहुत ज्यादा, और ये वो है जिनकी बॉडी का वेट क्या है, वो बॉडी का वेट है एवरेज। क्या है, एवरेज। अब दोनों को कंपैरिजन करके देखें तो नॉर्मल साइज जो था उनके नंबर इतने थे, लेकिन यहां पे क्या रह गए, इतने से, मतलब घट गए। जिनकी बॉडी का साइज और वेट बहुत ज्यादा था उनके नंबर इतने थे, लेकिन यहां पे क्या रह गए, इतने से, मतलब वहां पे नंबर घट गए। तो हमने यही तो कहा था कि जो लेस एडेप्टेड है उनके नंबर धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, डिक्रीज, लेकिन जो मोर एडेप्टेड होगा उनका नंबर क्या होता रहेगा, इंक्रीज। तो ये जो था इसके कंपैरिजन में ये पीक पहले यहां तक था, अब ये पीक बढ़ के क्या हो गया, और ऊंचा। यस कि नो। तो ध्यान रखना, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसके केस में एवरेज बॉडी वेट वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसीलिए पीक जो है वो पीक और ज्यादा हो गया हाई एंड और ज्यादा क्या हो गया, नैरो। यस कि नो। तो कहने का मतलब जब भी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन रहेगा, ग्राफ देख के आइडेंटिफाई करना है, एनसीईआरटी का ग्राफ है कि जब भी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन रहेगा तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में एवरेज वैल्यू वाले कैरेक्टर जो है उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। बाकी दोनों के दोनों एक्सट्रीमिस्ट, दोनों के दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर हैं, उनको नेचर क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इसलिए उनके नंबर क्या होंगे, लगातार डिक्रीज। अब बहुत फेमस सा एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं बेबी के बॉडी वेट का। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के बॉडी वेट पे स्टडी किया, तो ब्रिटेन वालों ने क्या बताया कि ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी का वेट जो होता है वो वेट होता है लगभग 7 से 8 पौंड। कितना होता है बेटा, वो अपने पास होता है 7 to 8 पौंड्स। 7 to 8 पौंड्स। उन बच्चों की डेथ रेट सबसे कम है, मतलब उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा। और जिन बच्चों की बॉडी का वेट जो होता है वो वेट होता है लेस देन 5.5 पौंड, उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा। और ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी का वेट जो होता है वो बॉडी का वेट जो होता है ऐसे बच्चे बॉडी का वेट होता है मोर देन 10 पौंड्स, उनकी भी डेथ रेट होती है बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस किसके, जिनकी बॉडी का वेट क्या होगा, एवरेज, दैट इज 7 से 8 पौंड, उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। चलो मैं आगे, देखिएगा क्या लिखा है। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहली कंडीशन थी उसमें एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिर आगे क्या लिख रहा है, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। और मीन कैरेक्टर वैल्यू क्या था बेटा, एवरेज कैरेक्टर। मेरे पास ये क्या था, ये मेरे पास था एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू क्या थी, ये एवरेज वैल्यू थी बॉडी का साइज या बॉडी का वेट होना चाहिए एवरेज। जैसे बच्चे की बॉडी का वेट जो एवरेज था वो था 7 से 8 पौंड,
उनके सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम थे क्योंकि उनकी डेथ रेट बहुत कम थी। जिनका भी बॉडी का वेट लेस देन 5 पाउंड था या मोर देन 10 पाउंड था, उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा, मतलब सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम। मेरी बात क्लियर है, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन के बाद भी मीन वैल्यू चेंज नहीं होती है। ध्यान रखना, इनकी एवरेज वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती। देखिएगा यहां पे इस पॉइंट पे इनकी एवरेज वैल्यू थी, अभी भी ये एवरेज वैल्यू जो है, ये एवरेज वैल्यू ये वाली है, यही इसकी एवरेज वैल्यू है। इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। चलो भैया हम आगे, हाँ कि ना? एग्जाम्पल क्या ले रखा है? इसका एग्जाम्पल ले रखा है मोर्टिलिटी इन ह्यूमन बेबीज या बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज। तो मोर्टिलिटी इन ह्यूमन बेबी का मतलब डेथ रेट। मोर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोर्टिलिटी का मतलब हुआ डेथ रेट। और डेथ रेट किसकी ज्यादा? जिनकी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। एवरेज वाले क्या करते हैं? सर्वाइव। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? आगे चलूं, देखिए नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। चलो भैया मैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये उस एनवायरनमेंट में होता है जिसमें चेंज होता है। जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हुआ था तो पहले अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट था, बाद में किसमें, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो गया था? पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में। तो पहले व्हाइट जो मौत थी उनके एडेप्टेशन के लिए था, मतलब उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद किसके लिए फेवरेबल हो गया? ब्लैक मौत के लिए फेवरेबल हो गया। तो ये कह रहा है कि किस में एनवायरनमेंट में अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में। किसमें होता है? चेंजिंग एनवायरनमेंट में। और इसमें जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू भी क्या होती है बेटा? चेंज। नेचुरल सिलेक्शन के बाद एवरेज वैल्यू जो होती है वो एवरेज वैल्यू भी क्या होती है? चेंज। अब इसके एग्जांपल चाहे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ले लो, चाहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ले लो, चाहे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस ले लो, वो सब किसके एग्जांपल है? वो है डायरेक्शनल के। इवन हॉर्स का इवोल्यूशन भी एक डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने ये एक आइडियल कर्व लिया, हमने क्या लिया? ये एक आपके सामने आइडियल कर्व लिया। चलो भैया, मैंने बोला इस आइडियल कर्व में ये मीडियम साइज के इंडिविजुअल थे, उनको फेवर कर रहा था। ये बॉडी के साइज के बेसिस पे मीडियम साइज के इंडिविजुअल जो थे उनको फेवर कर रहा था, हाँ कि ना? हाँ कि ना? और ये मेरे पास उसकी एवरेज वैल्यू है जो फिनोटाइप नेचर ने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको मेरे हिसाब से मोल्ड करता हूं, चेंज करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने बोला कि ये जो मेरे पास फिनोटाइप शो कर रहा है, ये जो फिनोटाइप शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा वो फिनोटाइप है जो बता रहा है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी मौत के नंबर ज्यादा थे? वो जब ज्यादा थे व्हाइट मौत के। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट मौत के नंबर। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट मौत के नंबर। लेकिन आपको पता है कि जब व्हाइट मौत के नंबर बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे ब्लैक मौत, डार्क मौत थी, उसके नंबर क्या थे? बहुत कम। तो हमने मान लिया कि ये मेरे पास डार्क मौत है, और इन डार्क मौत के नंबर क्या थे उस टाइम पे? बहुत कम। व्हाइट वाली मौत के नंबर क्या थे? बहुत ज्यादा, हाँ कि ना? तो नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन हुआ था किसका बेटा? व्हाइट वाली मौत का। किसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ था? व्हाइट वाली मौत का। चले, अब क्या था? अब हमने इंडस्ट्रीज लगाई और उस इंडस्ट्रीज में मशीन को चलाने के लिए एज एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू किया कोल। जब कोल बर्न हुआ तो कोल के बर्न होने से खूब सारा स्मोक सूट एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ, और वो जो अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट था वो कैसे एनवायरनमेंट में बदल गया? अब बोलो, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, हाँ कि ना? और प्लांट्स जो थे उनकी बार्क पे, उनके ट्रंक पे किसका डिपोजिशन हो गया? उनके ट्रंक पे डिपोजिशन हो गया, वो हो गया स्मोक एंड सूट का। और व्हाइट लाइकन क्या हो गई थी? डिसअपियर। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, हाँ कि ना? तो
कहने का मतलब अब एनवायरमेंट बदला तो किसके लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई? फेवरेबल कंडीशन आ गई इन डार्क वाली मौत के लिए। किसके लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई? इस डार्क वाली मौत के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई। व्हाइट वाली मौत की फेवरेबल कंडीशन अब नहीं बची। तो अब नंबर किसके बढ़ने चाहिए? अब ये वाला जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है व्हाइट वाला, ये तो आना चाहिए नीचे, और ये जो मेरे पास डार्क मौत वाला है, ये डार्क मौत वाला जाना चाहिए ऊपर। हाँ कि ना? मतलब ये कर्व जो था, इस कर्व का या तो ये पार्ट ऊपर उठना चाहिए या ये वाला। व्हाइट वाला तो किसी भी कीमत पे ऊपर नहीं उठ सकता। मैंने मान लिया, मान लीजिए डार्क मौत वाला ये पार्ट ऊपर उठ रहा है, तो मैं एक नया वो बनाता हूं, देखिएगा। मैं एक नया बना रहा हूं, देखिएगा। मैंने बोला ये एक नया पीक बन गया जो मैंने ये ब्लू वाला बनाया, और ये ब्लू वाले में क्या हो गया? अब इस ब्लू वाले में ये डार्क मौत है, इस डार्क मौत के नंबर क्या हो गए बेटा? इंक्रीज हो गए। यस कि नो? तो कहने का मतलब अब जो पहले पीक जो था, पहले यहां पे देखे तो पहले तो पीक एवरेज वैल्यू आ रही थी इस जगह पे, इस वाली ग्रीन लाइन पे, लेकिन अब इसका पीक शिफ्ट हो गया, वो पीक शिफ्ट होके चला गया यहां पे, मतलब एवरेज वैल्यू आ रही है यहां पे। तो मैंने कहा कि इसका पीक जो पहले यहां था, वो पीक अब शिफ्ट होके किधर चला गया? वो चला गया इस डायरेक्शन में। यस कि नो? तो या तो पीक इधर शिफ्ट होता या इधर शिफ्ट होता। व्हाइट वाली मौत पे तो नहीं रुकना चाहिए था। हाँ कि ना? तो मैंने यही कहा कि अब इस डायग्राम की जगह मैंने यहां पे पहले रेड वाला था, अब ये एक नया डायग्राम बनाया, और नए वाले डायग्राम में क्या हो गया बेटा? इस नए वाले डायग्राम में पीक शिफ्ट हो गया एक डायरेक्शन में। हाँ कि ना? मतलब इधर वाले या इधर वाले में से एक करैक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीच वाला जो एवरेज वाला करैक्टर है, वो एवरेज वाले करैक्टर के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उनके नंबर तो हर हाल में क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। यस कि नो? तो मैं यहां कह दूं, यहां पे कह दूं कि मोर इंडिविजुअल्स जो है वो कौन सा करैक्टर एक्वायर करते हैं? वो पेरिफेरल करैक्टर एक्वायर करते हैं। मतलब पीक किसी भी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। यहां से पीक इधर भी जा सकता है और यहां से पीक इधर भी जा सकता है। हाँ कि ना? यही बात लिख रखी। देखिए एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, सुनिएगा। ये कह रहा है पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स वैल्यू अदर देन मीन करैक्टर वैल्यू। मतलब एवरेज जो करैक्टर था उसके अलावा कोई दूसरा ही करैक्टर इंडिविजुअल्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, इसलिए पीक जो था वो एक साइड में शिफ्ट होगा। बेटा मैंने यही तो बोला, जो पीक पहले यहां था वो अब इस ब्लू वाले कर्व वाले की साइड शिफ्ट हुआ। यस कि नो? चलू मैं आगे। इसी को अपन कहते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, और इस डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के ही अपने पास एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, डीडीटी रेजिस्टेंस इन पेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। वो सारे सारे किसके एग्जांपल है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल है। हाँ कि ना? अंतिम बात करता हूं। अंतिम जो मेरे पास है वो मेरे पास है बेटा, अंतिम और तीसरे टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन है वो मेरे पास है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है स्क्विरल्स इन अफ्रीका। बेटा अफ्रीका में जो स्क्विरल्स है उनके 3 साइज होते हैं। कितने साइज होते हैं? 3। सबसे पहले बॉडी साइज बहुत बड़ा, बॉडी साइज जिनका है बहुत बड़ा, लार्ज साइज की स्क्विरल्स। दूसरी है बॉडी साइज एवरेज, एंड तीसरी वो है जिनकी बॉडी का साइज क्या है? बहुत छोटा। तो बॉडी साइज वो है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो कहने का मतलब स्क्विरल्स जो थी वो अपने पास कितनी थी? 3 टाइप की। कितने टाइप की थी? स्क्विरल्स अपने पास जो थी वो 3 टाइप की थी। कुछ की बॉडी का साइज बहुत बड़ा था, कुछ की बॉडी का साइज बहुत छोटा था, और कुछ की बॉडी का साइज था एवरेज। कैसा था? एवरेज। चलू मैं आगे। हाँ कि ना? अब मैं अपनी बात आगे रखता हूं, देखिएगा। हमने बोल दिया कि आइडियल कंडीशन में माने तो आइडियल कंडीशन में कर्व ये था,
कर्व ये था, मैंने बोला इस कर्व में क्या हुआ कि मेरे पास ये जो मैंने ग्रीन से दिखाई ये वो थी जिनकी बॉडी का साइज जो था वो साइज क्या था बेटा, वो छोटा, स्मॉल साइज की स्क्विरल्स। एंड यहां पे मैंने दूसरी वाली ली, ये वाली ली ब्लू वाली। ये ब्लू वाली वो थी जिनकी बॉडी का साइज जो था वो साइज था बहुत बहुत बड़ा, साइज था बहुत बहुत बड़ा। तो मतलब ये बीच में जो ये बच गई अपने पास, ये बच गई, ये कौन सी थी, ये वो थी जिनकी बॉडी का साइज क्या था, वो था अपने पास एवरेज साइज। हाँ कि ना। तो मैंने कहा कि आइडियल कंडीशन ऐसी थी, आइडियल कंडीशन ऐसी थी कि एवरेज बॉडी साइज वाली स्क्विरल्स जो थी वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए मोस्ट एडेप्टेड थी, इसलिए उनके नंबर क्या थे, बहुत ज्यादा। छोटे साइज वाली जो थी वो लेस एडेप्टेड थी, इसलिए उनकी डेथ रेट ज्यादा थी। बड़े साइज की जो थी उनकी भी डेथ रेट ज्यादा थी, क्योंकि वो कैसी थी, लेस एडेप्टेड। हाँ कि ना। अब हमने कहा कि एनवायरनमेंट बदला, एग्जैक्टली में डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में होता है, जो लगातार बदलता रहता है, कभी वैसा कभी वैसा। तो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। हाँ कि ना। अब हुआ क्या, अब बेटा एनवायरनमेंट जो था वो एनवायरनमेंट बदला। हमने बोला अब अपने पास क्या हुआ, अपने पास एनवायरनमेंट जो था वो एनवायरनमेंट बदला। जब एनवायरनमेंट बदला तो हुआ क्या कि अब एनवायरनमेंट ऐसा आ गया, कैसा आ गया कि उसमें सर्वाइवल के चांसेस जो थे वो छोटी साइज वाली के और बड़ी साइज वाली की तो बढ़ गए, लेकिन एवरेज साइज वाली थी इसके घट गए। सर वो क्यों बेटा, अब एनवायरनमेंट ऐसा आ गया कि उस एनवायरनमेंट में प्रीडेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रीडेटर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हुआ क्या कि जब कोई प्रेडेटर आएगा तो जिनका साइज बहुत बड़ा है वो तो प्रेडेटर के साथ फाइट करेगी और फाइट करके प्रेडेटर को भगा देगी, मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। किसके दम पे, उसके खुद के दम पे, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो प्रेडेटर से लड़के अपने आप को जिंदा रख सकती है। हाँ कि ना, पहली बात। दूसरा, ये जिसका बॉडी का साइज बहुत छोटा था उसने क्या किया, हम किया, जो ही प्रेडेटर वहां पे आया उनकी बॉडी का साइज बहुत छोटा है, वो बहुत हल्की है, वो तेजी से दौड़ी और दौड़ के अपने बर्रों में, अपने बिल में घुस गई। तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, किसकी वजह से, छोटा सा साइज था, फास्ट दौड़ के बर्रों में एंटर कर गई। चले, लेकिन दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई एवरेज साइज वाली के पास। किसके पास आ गई, एवरेज साइज वाले के पास। क्यों, ना तो इसमें इतनी ताकत कि उनके साथ लड़के अपने आप को बचा सके और ना उतनी तेज स्पीड से दौड़ के बर्रों में एंटर हो सकती है। तो अब सबसे ज्यादा मरने के चांस किसके आ गए, एवरेज साइज वाली के। डेथ रेट जो हो गई वो सबसे ज्यादा हो गई, किसकी हो गई भैया, सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब अब एनवायरनमेंट बदला तो ये जो स्मॉल बॉडी साइज वाले हैं इनके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज, और जो इनका बॉडी का साइज बड़ा है उनके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज, और जो एवरेज साइज वाले हैं इनके नंबर क्या होंगे, डिक्रीज। तो मैं ये कहूं कि ये कर्व कुछ इस हिसाब से बनना चाहिए कि इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एवरेज वाली का नंबर डिक्रीज हो रहा है और इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ कि ना। तो कहने का मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर, पेरिफेरल कैरेक्टर और बीच वाला कैरेक्टर। तो बीच वाला जो कैरेक्टर है, बीच वाला, उनके नंबर तो घट जाएंगे, मतलब ये पीक तो नीचे दब जाएगा, और ये नीले वाला और ग्रीन वाला जो पीक थे ये दो नए पीक बन जाएंगे। तो कहने का मतलब कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि यहां पे टू पीक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला पीक जो बन गया ये तो उसका बन गया जिनकी बॉडी का साइज जो है वो साइज क्या था, स्मॉल। ये वाला पीक जो था ये उसका बन गया जिनकी बॉडी का साइज जो था वो साइज था बहुत बड़ा। हाँ कि ना। मतलब एक पॉपुलेशन जो थी, एक स्पीसीज जो थी, उस एक स्पीसीज की, एक पॉपुलेशन की दो सब पॉपुलेशन बन गई, और ये दो सब पॉपुलेशन आगे चल के दो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी। यस कि नो, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिसरप्टिव एनवायरनमेंट में जब नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो एवरेज वाले जो कैरेक्टर थे, जो मिडिल वाले कैरेक्टर थे, उनके नंबर तो हो गए कम, मतलब उनको एनवायरनमेंट ने, नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। नेचर ने सेलेक्ट किसको किया, दोनों के दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर को, दैट इज स्मॉल साइज एंड बड़े साइज वाले को सेलेक्ट किया। हाँ कि ना। चलो मैं आगे। तो यही बात है, क्या कह रही है एनसीईआरटी माता, देखो एनसीईआरटी माता यहां पे कह रही है मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यही तो हुआ, यही तो हुआ।
ज्यादा इंडिविजुअल जो थे उन ज्यादा इंडिविजुअल ने पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन करके, पेरिफेरल दैट इज ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला ही तो करेक्टर एक्वायर किया। जो ये व्हाइट से लिख रखा मैंने, ये बीच वाला एवरेज करेक्टर है, इसको एक्वायर नहीं किया क्योंकि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कर। Hence, after natural selection, 2 peaks are formed. यही तो लिखा बेटा कि नेचुरल सिलेक्शन के बाद कितने पीक बन गए? 2 पीक बन गए। नंबर किसके बड़े? एक तो वो जिनका साइज छोटा था, दूसरा वो जिनका साइज बड़ा था। जिनकी बॉडी का साइज एवरेज था उनके नंबर बहुत ज्यादा घटे। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर ने उनको बहुत ज्यादा किल किया, इसलिए उनका डेथ रेट था बहुत ज्यादा। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो आपको ये कर्व देख के और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से वाला कर्व है। ये मेरे पास कर्व है, ये तो सब में कॉमन है, सबका एक आइडियल कर्व ले रखा है। इस कर्व को देख रहा है, ये किसका है? डिसरप्टिव का, जिसमें 2 पीक बन गए। ये मेरे पास किसका है? ये कर्व जो मेरे पास है जिसमें पीक एक साइड में शिफ्ट हो रहा है, ये है डायरेक्शनल का, जिसमें एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इसलिए मीन वैल्यू चेंज हो रही है, एवरेज वैल्यू चेंज हो रही है। ये जिसमें ये पीक और ज्यादा हाई और नैरो हो गया, इसको अपन बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप? 3, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन, एंड तीसरा एंड अंतिम जो अपने पास था वो था डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो अपन नई हेडिंग के बारे में बात करते हैं, और वो नई हेडिंग क्या है अपने पास? नई हेडिंग है अपने पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चले भैया, अब सवाल था कि ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट में तो चेंज कर रहा था, लेकिन उस एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म अलाइव रहेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ये ह्यूमन बीइंग के खुद के हाथ में नहीं था। ये उसके खुद के हाथ में नहीं था। मतलब अभी तक जितनी भी बात की उसमें नेचुरल सिलेक्शन के राइट जो थे वो ह्यूमन बीइंग के पास नहीं थे। नेचुरल सिलेक्शन के जो राइट्स थे वो नेचर थे। नेचर डिसाइड कर रही थी कि किसके पास फेवरेबल एडेप्टेशंस है, किसके पास फेवरेबल एडेप्टेशंस नहीं है। जिनके पास बेटर एडेप्टेशन है वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास बेटर एडेप्टेशन नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अब आया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वर्ड आर्टिफिशियल होते ही ये फिक्स हो गया कि यहां पे कौन बड़ा रोल प्ले कर रहा है? भैया ह्यूमन बीइंग बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और तो कौन करेगा? तो कहने का मतलब कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे तो एक बात जहन में पक्का आएगी कि ये आर्टिफिशियली हो रही है। मतलब कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं कह दूं कि ये एक मैन मेड प्रोसेस है। आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है वो कैसा प्रोसेस है? मैन मेड प्रोसेस है। मतलब यहां पे सिलेक्शन के राइट कि मुझे क्या चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर रहा है। और आपको पता है जब भी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। वो क्या होगा? फास्ट होगा। तो सीधी सी बात, एक की पॉइंट हमेशा याद रखना कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज फास्टर प्रोसेस देन नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसके कंपैरिजन में फास्ट है? वो नेचुरल सिलेक्शन के कंपैरिजन में फास्ट प्रोसेस है। मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो काम हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं, नेचुरल सिलेक्शन में वही चीज होने में टाइम लगेगा मिलियंस ऑफ ईयर। तो मैंने कहा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हम शॉर्ट ड्यूरेशन में लेसर टाइम स्केल में इवोल्यूशन कर सकते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए मैं कह दूं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज फास्टर प्रोसेस देन नेचुरल सिलेक्शन। अब था कि सर ये होता कैसे है? बच्चे देखिए बच्चे, जब भी हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बात करके चले, जैसे हम देखते हैं हमारे पास डॉग्स जो है उन डॉग्स की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड प्रेजेंट है। काउज जो है उनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड प्रेजेंट है। पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्रीज जो है
उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड प्रेजेंट है, बैफेलोज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड प्रेजेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड बनी कैसे बच्चे? सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। दैट इज ऐसा सिलेक्शन जो किसने किया? ह्यूमन मेड प्रोसेस है, ह्यूमन ने किया, उसका रिजल्ट है। कैसे? ह्यूमन क्या काम करता है? ह्यूमन पहले ये डिसाइड करता है कि मुझे किस चीज तरह की चीज चाहिए, तो वो सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर वाले मेल को सेलेक्ट करता है। मैंने बोला उसने लिया, क्या लिया? डिजायर्ड कैरेक्टर्स। उसने डिजायर कैरेक्टर्स वाला मेल लिया। ये लीजिए, ये मेरे पास डिजायर्स कैरेक्टर वाला मेल है। चले भैया, अब उसने ली डिजायर्ड कैरेक्टर फीमेल। उसने दूसरे ले ली डिजायर्ड कैरेक्टर की फीमेल। अब उन्होंने क्या काम किया? इन दोनों के बीच इंटरब्रीडिंग करवाई, और मैं कहूं मैटिंग करवाई। ये लीजिए, ये डिजायर्ड कैरेक्टर का मेल एंड डिजायर्ड कैरेक्टर की फीमेल जो थी, इनके बीच इसने करवाई बेटा वो मैटिंग करवाई। मैंने बोला इनके बीच इंटरब्रीडिंग करवाई। जब इनमें इंटरब्रीडिंग करवाई तो अपने पास बने प्रोजीनी। क्या बने? प्रोजीनीज। अब इस प्रोसेस को कुछ एक जनरेशन तक किया। जब इनमें प्रोजीनीज बने और इस प्रोसेस को कुछ जनरेशन तक आगे किया, तो आगे करने की वजह से आगे चल के एक न्यू ब्रीड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? फॉर्मेशन हो गया न्यू ब्रीड का। न्यू ब्रीड्स का। अब ये जो न्यू ब्रीड बनी, इस न्यू ब्रीड में डिजायरेबल कैरेक्टर कहां से आए? फादर से। इधर के डिजायरेबल कैरेक्टर आए मदर से, और ये न्यू ब्रीड बनी। ये ऐसी ब्रीड बन गई जिनमें इन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सुपीरियर कैरेक्टर्स और डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। हां कि ना? यस। तो मैंने कहा ये जो न्यू ब्रीड बनी, इस न्यू ब्रीड के ऑर्गेनिज्म जो था वो ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें ह्यूमन बीइंग के डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट थे। यस कि नो? तो इसीलिए मैंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन में डिजायर्ड कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म को हम सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे हम एक डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक न्यू ब्रीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस न्यू ब्रीड के ऑर्गेनिज्म में वो सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो हमें चाहिए थे, मतलब हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर थे। वो सारे किसमें प्रेजेंट होंगे? उस न्यू ब्रीड के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। चलो भैया मैं आगे, कोई दिक्कत यहां तक की बात में? हाँ जी चले। तो कहने का मतलब अपने पास क्या बन गई? न्यू ब्रीड बन गई। और ये न्यू ब्रीड का ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म था जिसमें ऑल डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। चलो अपन बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिएगा पहली लाइन में क्या लिखता है? वो लिखता है इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। मैंने यही तो बोला, मैंने डिजायर्ड कैरेक्टर का मेल लिया, डिजायर्ड कैरेक्टर की फीमेल ली, फिर उनके बीच क्या करवाई? इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस न्यू ब्रीड्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर। तो मैंने बोला कि हमने क्या काम किया? इनके बीच मैटिंग कराई, प्रोजीनी बना, कुछ जनरेशन बाद आगे चल के न्यू ब्रीड बनी। और ये न्यू ब्रीड वो थी जिसमें वो कैरेक्टर्स थे जो इनके पेरेंट्स में थे, मतलब प्रोजीनी है, उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज सिमिलर टू नेचुरल सिलेक्शन एक्सेप्ट the role of nature is taken over by man and the characters selected by human use। बेटा मैंने भी तो यही कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसमें सिलेक्शंस का राइट ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होता। नेचर डिसाइड करती है कि मुझे किसे अलाइव रखना है और किसे मारना है, लेकिन यहां पे सिलेक्शन राइट किसके पास? ह्यूमन के पास। इसी तो मैंने लिखा मैन मेड प्रोसेस। यहां पे ह्यूमन है वो उन ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है जिसकी उन्हें नीड है, उसको जरूरत है, अपने डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म है उनको सेलेक्ट करता है। चले भैया नेक्स्ट। अब अगली बात,
मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होगा वो नेचुरल सिलेक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि उसमें कम टाइम में हम डिजायरेबल ब्रीड को, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर नेचर यही काम करेगी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होगा। देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है। ये कह रहा है इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन द 100 ऑफ ईयर्स मैन वुड क्रिएट न्यू ब्रीड, मैन जिस काम को 100 ईयर में कर रहा है न्यू ब्रीड बनाने का, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। इसीलिए तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने, यही तो कहा आपसे कि ह्यूमन जिस काम को, जिस ब्रीड को 100 ईयर्स में बना सकता है, नेचर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी नहीं बना सकती। मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो एक फास्टर प्रोसेस है जो लेसर टाइम स्केल में इवोल्यूशन कर सकता है, हाँ कि ना, जबकि नेचुरल सिलेक्शन एक स्लो प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है, मतलब एक लार्जर टाइम स्केल में इवोल्यूशन करवाता है। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? हाँ जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूं। चलो भैया मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अपने पास पोर्शन बच गए इस चैप्टर में, वो पोर्शन बच गए केवल और केवल दो। एक, पहला तो हमें ये बात बतानी है कि अभी तक डार्विन साहब ने बोला था कि एडेप्टेशन जो है वो एडेप्टेशन है या एडेप्टेशन एबिलिटी है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। तो सबसे पहले तो हमें इसका एविडेंस चाहिए कि डार्विन साहब की ये बात सही है कि एडेप्टेशन से हैज जेनेटिक बेसिस एंड एडेप्टेशंस आर इनहेरिटेबल। ये बात सही है कि नहीं है, इस बात को एविडेंस देना है। एंड लास्ट में हमें बात करनी है, वो बात करनी है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो ये दो पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने हैं। ये बात मैं डिस्कस करूंगा बेटा, वो डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो इनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।